नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम लोग नवंबर महीने के क्रॉनिकल का जो है रिवीजन कर रहे थे। तो उसमें आज हम लोग जो है प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम तथा रिपोर्ट एवं सूचकांक का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 है, जो हाल ही में जारी किया गया है 20 सितंबर 2024 को। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। और इसकी मुख्य बात क्या है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की? ये जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो हाल ही में जारी किया गया है, इसमें केरल राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया इसमें, और तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है, केरल पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये शीर्ष 3 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं। और FSSAI ने उल्लेख किया कि केरल ने वित्त वर्ष 2023-24 में, ठीक है, कब, वित्त वर्ष 2023-24 में अपने निरीक्षण लक्ष्य को 100% से भी अधिक हासिल किया है। कितना हासिल किया है? 100% से भी अधिक। तो इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक। और दूसरी बात इसमें और क्या है, सूचकांक में पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड को विशेष मान्यता जो है दी गई है, क्योंकि इसने विगत वर्ष की तुलना में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने में समग्र प्रगति दर्शाई है। इसी प्रकार इस रिपोर्ट का अनावरण वैश्विक खाद्य सुरक्षा नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में, मतलब ये सूचकांक जारी कब हुआ है? तो ये सूचकांक जारी हुआ है वैश्विक खाद्य सुरक्षा नियामक शिखर सम्मेलन 2024 में। देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए FSSAI की शुरुआत 2019 में की गई थी। यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कब से किया जा रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि कब से जारी किया जा रहा है या पहली बार कब जारी किया गया है। ठीक है। और ये सूचकांक करता क्या है कि सूचकांक एक मात्रात्मक गुणात्मक बेंचमार्किंग ढांचा जो विभिन्न खाद्य सुरक्षा मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, विभिन्न जो सुरक्षा मानदंड हैं उनके आधार पर ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया है। पहला स्थान इसमें केरल को मिला है, दूसरा स्थान किसको मिला है? तमिलनाडु को मिला है, तीसरा स्थान JNK यानी जम्मू कश्मीर को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। ठीक है, इसने क्या किया है कि खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र सुधार करने में समग्र प्रगति इसने दर्शाई है। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में इसे हाल ही में जारी किया गया है। 2019 से ये जारी किया जा रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इससे रिलेटेड, इसको आपको जानना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण करंट हमारा क्या है कि स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2024 अभी हाल ही में जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन द्वारा स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसके अनुसार राइनो की सभी 5 प्रजातियों को मिलाकर लगभग 28,000 गैंडे मात्र बचे हैं। यानी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो गैंडे केवल 28,000 बचे हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक है। और 2022 से 23 तक अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। अफ्रीकी क्षेत्र में गैंडों के अवैध शिकार में 4% की वृद्धि हुई है। 2022 से 23 के बीच सफ़ेद गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन एक सींग वाले गैंडे भारतीय गैंडा की संख्या लगभग स्थिर रही है। दक्षिण अफ्रीका में अवैध शिकार के बावजूद सफ़ेद गैंडों की आबादी बढ़ रही है। ठीक है, अवैध शिकार हुआ है फिर भी
साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, सफ़ेद गैंडों की आबादी बढ़ रही है। दुनिया भर में मुख्य रूप से गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, सफ़ेद, काले, भारतीय, जावा और सुमात्रा गैंडे। ठीक है, कौन कौन से हैं, सफ़ेद, काले, भारतीय, जावा और सुमात्रा गैंडे। वर्ष 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि दुनिया भर में सफ़ेद, काले, भारतीय, जावा और सुमात्रा गैंडे पाए जाते हैं। 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन की स्थापना हुई है और 1993 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन का नाम बदलकर इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन कर दिया गया है। ठीक, 91 में स्थापना हुई, 93 में इसका नाम बदल करके इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन, परिवर्तित नाम इसका कर दिया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल राइनो रिपोर्ट जारी की गई है IRF द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन द्वारा। पूरी दुनिया में गैंडों की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। पांचों प्रजातियों को अगर मिला लिया जाए तो केवल 28,000 गैंडे ही शेष बचे हैं पूरी दुनिया में। 22 से 23 तक अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है और सफ़ेद गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन एक सींग वाला गैंडा यानी जो भारतीय गैंडा है इसकी संख्या ना तो घटी है ना तो बढ़ी है, यानी स्थिर रही है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार के बावजूद वहाँ उनकी संख्या बढ़ रही है। और पूरी दुनिया में गैंडों की कुल 5 प्रजातियां हैं, सफ़ेद है, काला है, भारतीय है, जावा है, सुमात्रा है। ठीक, 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। 93 में इसका नाम बदल दिया गया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। ये बहुत पुराना सूचकांक है। ITU यानी इंटरनेशनल टेलीविज़न यूनिट या टेलीकास्ट यूनिट इसको जारी करता है साइबर सुरक्षा सूचकांक को। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 अंग्रेजी में कहा जाता है। ये 5वां संस्करण है। 5 इसमें स्तंभ होते हैं। देश स्तरीय साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का ये मूल्यांकन करता है और यह सूचकांक देशों की साइबर सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए एक नई 5 स्तरीय विश्लेषण प्रणाली का उपयोग करता है। भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्तर पर यानी Tier 1 का दर्जा प्राप्त करके सुरक्षा प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत 100 में से 98.49 के उल्लेखनीय स्कोर के साथ रोल मॉडल देशों के रूप में उभरा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं अगला घटनाक्रम हमारा क्या है। अगला घटनाक्रम हमारा देख लीजिए है, एक मिनट, दूरसंचार विभाग ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ITU एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में दूरसंचार सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दूरसंचार से संबंधित, इतना याद कर लीजिए। ITU में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और भारत का स्कोर इसमें कितना है, 98.49। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान कर लीजिए। और 5वां संस्करण ये है जो अभी 2024 में जारी किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए, शायद कभी पूछ ही लिया जाए, तो 17 मई 1865 को पेरिस में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भविष्य में संभावित महामारी की तैयारियों पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि भविष्य में संभावित महामारी की तैयारियों पर रिपोर्ट कौन जारी किया, तो नीति आयोग जारी किया है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, भविष्य में संभावित महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा। ठीक, और इस रिपोर्ट में जो है
चेतावनी दी गई है कि भविष्य में 75% से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे जानवरों से फैलने वाली बीमारियों से होंगे और इसके लिए वन हेल्थ अप्रोच अपनाने पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? वन हेल्थ अप्रोच अपनाने पर। ठीक है, इतना इसमें तैयार कर लीजिए बस, और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑप्शन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, सही हो जाएगा। ये एक लाइन देख लीजिए कि इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और कोविड-19 की अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले 60 से अधिक विशेषज्ञों और हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है। अगला है महत्वपूर्ण करंट हमारा, महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है। ठीक है, 11 सितंबर 2024 को, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने महत्वपूर्ण खनिजों पर यह रिपोर्ट जारी की है। ऊर्जा संक्रमण के लिए संसाधन जुटाना, महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों को समानता और न्याय की दिशा में ले जाने के सिद्धांत नामक इस रिपोर्ट में 7 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों और 5 कार्यान्वयन योग्य सिफारिशों की प्रस्तुति की गई है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, 2030 तक महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों की मांग 3 गुना हो जाने का अनुमान है। कितना? 3 गुना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि 2030 तक महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों की मांग 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि विश्व जीवाश्म ईंधन से नवीकरण ऊर्जा की ओर संक्रमण कर रहा है। रिपोर्ट में न्याय और समानता के आधार पर नवीकरणीय क्रांति को आधार प्रदान करने के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों और 5 कार्यान्वयन योग्य सिफारिशों की रूपरेखा दी गई है। दुर्लभ मृदा तत्व इसमें क्या है? तांबा है, कोबाल्ट है, निकल है, लिथियम है, ग्रेफाइट है, कैडमियम है और सेलेनियम है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 22-23 है। इसको जारी किया गया है स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा के द्वारा। भारत के स्वास्थ्य आयाम और संरचना और मानव संसाधन 2022-23 नामक ये वार्षिक प्रकाशन है। इस रिपोर्ट को पूर्व में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी नाम से जाना जाता था। ये वर्ष 1992 से प्रकाशित हो रही है। हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 जो रिपोर्ट जारी हुई है अभी हाल ही में, ये कब से प्रकाशित हो रही है? तो 2022-23 से। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 31,882 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 6359 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 1340 उपमंडल यानी जिला अस्पताल हैं, 714 जिला अस्पताल हैं और 362 जो है मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक, इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य तथा आंतरिक पोर्टलों के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण घटना है इसमें S&P ग्लोबल रेटिंग 2024 जारी हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फॉरवर्ड एमर्जिंग प्रॉस्पेक्टिव्स मतलब इसका शीर्षक है, और इसके अनुसार भारत वित्तीय वर्ष 30-31 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कितना? तीसरी। उच्च मध्यम आय श्रेणी में संक्रमण करने की राह पर है, जो 6.7% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर से प्रेरित है। यानी भारत की जो अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर है वो S&P के अनुसार वो 6.7% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 में 8.2% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ व्यापार लेन देन और लॉजिस्टिक में सुधार, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पूंजी पर निर्भरता को कम करने के लिए निरंतर सुधार महत्वपूर्ण है। S&P ग्लोबल रिसर्च ने आगे कहा कि भारत को अपने व्यापक समुद्र तट के संबंध में बुनियादी ढांचा और भू राजनीतिक रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए। भारत का लगभग 90% व्यापार समुद्री है। ठीक है, 90% व्यापार जो है भारत किससे करता है? समुद्र से करता है। विश्व बैंक और S&P ग्लोबल के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार 3 भारतीय बंदरगाहों को शीर्ष 50 में जगह मिली है। तो ये हमने जो टॉप 100 करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं उसमें हमने बताया है कि ग्लोबल कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो है उसमें 3 भारतीय बंदरगाह कौन कौन से हैं जिनको इसमें जगह मिली है शीर्ष 50 में। तो ये आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए।
खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के मार्ग और रणनीति पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसका शीर्षक है आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और रणनीतियाँ। ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दशकों में देश में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत में व्यापक वृद्धि हुई है। 19.7 किलोग्राम प्रतिवर्ष तक जो पहुंच गई है वृद्धि। मांग में यह उछाल घरेलू उत्पादन से काफ़ी आगे निकल गया है, जिससे घरेलू औद्योगिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर भारी निर्भरता देखने को मिली है। 22-23 में घरेलू उत्पादन से देश की आवश्यकताओं का 40 से 45% ही पूरा हो पाया है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 10 राज्यों में चावल की प्रति भूमि के 1/3 हिस्से का तिलहन की खेती के लिए उपयोग करने से 3.12 मीट्रिक टन की वृद्धि हो सकती है। 10 राज्यों में जो चावल की प्रति भूमि है उसके 1/3 से अधिक हिस्से का अगर तिलहन की खेती के रूप में उपयोग किया जाए तो 3.12 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। ठीक है। और आयात पर निर्भरता जो है 1.03 मीट्रिक टन से भी कम हो सकती है, ये इसमें कहा गया है। तिलहन फसलों को बनाए रखने और उनमें विविधता लाने तथा अनाज की खेती के लिए संभावित रूप से विलुप्त हो रहे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से देश के 9 राज्यों में खाद्य तेल उत्पादन में 20% की वृद्धि हो सकती है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया रिपोर्ट और सूचकांक। अब थोड़ा सा योजना एवं कार्यक्रम पर हम नज़र डाल लेते हैं। हालांकि जो इसमें योजना एवं कार्यक्रम दिया गया ये सब हम टॉप 100 करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं, तो बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपने हमारे टॉप 100 करंट अफेयर्स वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें इन योजनाओं की विस्तार से चर्चा की गई है। पीएम ई ड्राइव योजना 11 सितंबर 2024 को शुरू हुई है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट इसको नाम दिया गया है। ठीक है। और भारी उद्योग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्या है इसमें, 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसके लिए, जिसके तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक 2 पहिया, 3.16 लाख तिपहिया और 14,028 बसों को सब्सिडी दी जाएगी। और पीएम ई ड्राइव योजना शुरू कब की गई थी इसकी बात की जाए तो ये अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पीएम ई ड्राइव योजना शुरू कब की गई थी, तो अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। इस तरीके का क्वेश्चन आयोग बहुत पूछता है योजनाओं से संबंधित, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, इस पर भी विस्तार से चर्चा टॉप 100 करंट अफेयर्स में की गई है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 25-26 तक 35,000 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय व्यय इस पर किया जाएगा। पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पर उद्देश्य है लाभकारी मूल्य प्रदान करना किसानों को और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। ठीक है। बाकी इसकी डिटेल मतलब पूरा अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स में। हमारे मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद 24-25 सीजन से अधिसूचित फसलों के राष्ट्रीय उत्पादन का 25% होगी, ये इसमें कहा गया है। ठीक। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए है, इस पर भी डिटेल में चर्चा की गई है टॉप 100 करंट अफेयर्स में। इसकी घोषणा जो है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 24-25 में किया था। और एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ किया गया है। इसमें नाबालिग ग्राहकों को 250 से अधिक अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक है। तो एनपीएस वात्सल्य के विषय में डिटेल जानकारी लेना है तो आप हमारे टॉप 100 करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जाइए और इसको देखिए। बायोराइड योजना, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। 18 सितंबर 2024 को ये शुरू की गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास नाम की ये योजना है। इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक शामिल किए गए हैं। और 15वें
वित्त आयोग में इसके कार्यान्वयन हेतु जो है 2021-22 से 25-26 के दौरान कुल जो परिव्यय होगा वो 9197 करोड़ रुपए का होगा, 9197 करोड़ रुपए का। बायो राइड योजना का उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। बायो राइड योजना जरूर पढ़ लीजिएगा, ये योजना आपकी बार एग्जाम में जरूर आएगी, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा भी बजट में की ही गई थी, तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में ये योजना शुरू की जाएगी। 79,156 करोड़ रुपए कुल परिव्यय इस पे होगा और पूरा नाम इसका है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यह योजना 4 मुख्य लक्ष्यों को लेकर चल रही है। ये हैं बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। और इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कितने मंत्रालयों द्वारा? 17। एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष यानी एग्रीश्योर नामक योजना शुरू की गई है। इसमें जो है 250 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का 250 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा तथा बैंकों, बीमा कंपनियों और निजी निवेशकों का 250 करोड़ रुपए का योगदान है। यानी 250 करोड़ रुपए का योगदान इसमें कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रही है। नाबार्ड इसमें 250 करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है और 250 करोड़ रुपए ही बीमा कंपनियां दे रही हैं। कौन सी योजना है? एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल, ठीक है। तो इसको आप जो है ध्यान रखिए, इतना ही इसमें काफ़ी है। जो जो पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं वही आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे बस। DPIT यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग द्वारा जो है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। तो भास्कर पहल का संबंध किससे है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से है, इसका ध्यान रखिएगा बस। इससे ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। नेटवर्किंग और सहयोग, संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुंच, व्यक्तिगत पहचान बनाना, खोज क्षमता को बढ़ाना, भारत के वैश्विक ब्रांड को समर्थन देना इसका उद्देश्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 6 पहलों का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, क्षमता मोबाइल ऐप संस्करण 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, NYPS पोर्टल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए NYPS, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने 6 पहले शुरू किए, उनका नाम क्या क्या है? नेवा 2.0, मोबाइल क्षमता मोबाइल ऐप 2.0, SLMAS, CCMAS, NYPS पोर्टल 2.0, एकलव्य आवासीय विद्यालय यानी EMRS, NYPS, ये एक, ठीक है। इतना याद रखिएगा बस, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सीमांत श्रमिकों के लिए PM आवास योजना का विस्तार किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, हाशिए पर रह रहे श्रमिकों के लिए, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को वित्त वर्ष 24-25 से बढ़ाकर 2028-29 तक 5 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है, ठीक है। PM आवास योजना ग्रामीण जो है प्रधानमंत्री आवास योजना सीमांत श्रमिकों के लिए विस्तारित की गई है 24-25 से लेकर के 28-29 तक। उद्देश्य है लाभार्थियों को 2 करोड़ अतिरिक्त घर उपलब्ध कराना। कितने? 2 करोड़। तो इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना 3 सितंबर 2024 को हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए इस योजना का विस्तार किया गया। 2024-25 से 2028-29 तक किया गया है। 2 करोड़ घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब की गई थी? आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी, दोनों आप हमको बताएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए PM जन आरोग्य योजना शुरू की गई है 11 सितंबर 2024 को, ठीक है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका नाम है ABPMJ संक्षिप्त में, ABPMJ संक्षिप्त नाम है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज मंजूरी प्रदान करना। इससे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 4.5 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे, जिनमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे तथा उन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। पात्रता श्रेणी इसकी क्या है? 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक इसके पात्र हैं, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ABPMJ के तहत पहले से कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रतिवर्ष 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। ठीक है, 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर इनको मिलेगा। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ABPMJ के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू कब की गई थी? अगर इसकी बात की जाए तो ये झारखंड के रांची से 23 सितंबर 2018 को योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उद्देश्य था 12 करोड़ से अधिक गरीब एवं वंचित परिवारों को, लगभग 55 करोड़ जो लाभार्थी थे उनको माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। कितना? 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ABPMJ योजना 70 साल या उससे अधिक के लोगों के लिए है। 4.5 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे, 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक इससे लाभान्वित होंगे। 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर इसके तहत प्रदान किया जाएगा। ठीक है, रंगीन मछली मोबाइल ऐप शुरू किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा, भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मीठा जल जीवपाल अनुसंधान संस्थान में ये शुरू किया गया है। तो रंगीन मछली मोबाइल ऐप मत्स्य पालन मंत्रालय से संबंधित है, बस इतना इसमें जान लीजिए। ठीक है, और ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। रीसेट कार्यक्रम शुरू किया गया है खेल मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए, जिनकी आयु सीमा 20 से 50 वर्ष है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, रीसेट कार्यक्रम जो संबंधित है ये खेल मंत्रालय से संबंधित है। नई बायो 3 योजना शुरू की गई है, इसकी भी डिटेल मतलब डिस्कशन इसका हमने किया है टॉप 100 करंट अफेयर्स में, उसमें जाकर आप इसको देखिए इस योजना को। इसमें जो है 6 रणनीतिक विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बायोपॉलीमर एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन एवं फंक्शनल फूड, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु संवहनीय कृषि, कार्बन स्तर में कमी एवं इसका उपयोग, समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, किससे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय से रिलेटेड है ये सी बॉक्स पोर्टल, इतना यहाँ ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 से ये संबंधित है। 2013 में ये आया था अधिनियम, उसी से ये रिलेटेड है। तो ये जो है नवंबर महीने की क्रॉनिकल थी, जो सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स पे डिपेंड है। उसके जो है रिपोर्ट, सूचकांक और योजना एवं कार्यक्रम की हमने चर्चा की। आपको ये हमारा वीडियो करंट अफेयर्स का कैसा लगा, थोड़ा कमेंट कर देंगे तो हमें भी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।